आज हम मानव शरीर को थोड़ा अलग नजरिए से देखेंगे। लाखों साल पुराने इतिहास की बात करेंगे जो हमारे अंदर ही छुपा है। हाँ, मतलब कैसे वो चट्टानों में दबे जीवाश्म। बिल्कुल, और हमारा अपना डीएनए भी, कैसे ये सब हमारे अतीत के राज खोलते हैं। सही। आर्कटिक की बर्फ से लेकर हमारे अपने हाथों तक एक सफर है ये। बिल्कुल। और हम देखेंगे कि वैज्ञानिक कैसे मतलब खास तरह के जीवाश्म ढूंढते हैं। हाँ। और कैसे हमारे हाथ पैर का जो बेसिक डिजाइन है वो असल में मछलियों के पंखों में मिलता है। मछलियों के पंखों में, कमाल है। हाँ, और कैसे एक ही जेनेटिक रेसिपी आप कह सकती हैं अलग अलग जीवों में अलग अलग अंग बनाती है, हाथ, पैर, पंख। अच्छा, मतलब हम कितने अलग हैं पर जुड़े हुए भी। बिल्कुल, यही समझना है। तो ये जीवाश्म खोजना, ये कोई खजाना खोजने जैसा लगता है ना, पर इसमें विज्ञान भी तो है, सिर्फ किस्मत तो नहीं है। नहीं नहीं, किस्मत से ज्यादा है सही जगह जाना। मतलब वैज्ञानिक ऐसी चट्टानें ढूंढते हैं जो सही उम्र की हों। सही उम्र मतलब उस टाइम की जब जीवन पानी से जमीन पर आ रहा था, करोड़ों साल पहले। अच्छा। और खास तौर पर वो तलछटी चट्टानें, सेडिमेंटरी रॉक्स, हाँ, सुना है। जो धीरे धीरे बनती हैं, बिल्कुल। वो जीवाश्मों को अच्छे से सहेज लेती हैं। और फिर ऐसी जगह चाहिए जहां ये चट्टानें खुली हों, हवा पानी से कटी हों, जैसे आर्कटिक। आर्कटिक, इतनी दूर और इतनी ठंडी जगह। हाँ, पर वहीं एक बहुत ही खास खोज हुई, टिकटैलिक। टिकटैलिक। हाँ, एल्समेयर आइलैंड पर करीब 7.5 करोड़ साल पुरानी चट्टानों में मिला ये। और ये इतना खास क्यों था? क्योंकि ये सिर्फ एक मछली नहीं थी, ये मछली और जो पहले जमीनी जानवर थे ना, हाँ। उनके बीच की एक बहुत जरूरी कड़ी है, लिंक। इसका सिर देखो तो चपटा था, गर्दन थी। मछलियों में तो गर्दन नहीं होती। सही पकड़ा। और सबसे मजेदार बात, उसके पंखों के अंदर हड्डियां थीं, बिल्कुल हाथ पैर जैसी। सच में? जैसे कौन सी हड्डियां? जैसे हमारे हाथ में होती है ना, ह्यूमरस, फिर रेडियस, अल्ना, यहाँ तक कि कलाई जैसी छोटी छोटी हड्डियां भी थी। अरे वाह, तो मतलब हमारे हाथ पैर का जो ब्लूप्रिंट है वो एक मछली में था। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और ये सिर्फ टिकटैलिक की बात नहीं है। सही है। मैंने भी सुना है कि हमारे अंगों में, मतलब चाहे हाथ हो या पैर या किसी और जानवर का अंग, एक जैसा पैटर्न होता है। बिल्कुल, ये बात सर रिचर्ड ओवेन ने नोटिस की थी बहुत पहले। अच्छा, क्या देखा था उन्होंने? उन्होंने देखा कि चाहे चमगादड़ का पंख हो, या इंसान का हाथ, या वेल का फ्लिपर, या मेंढक का पैर, सबका बेसिक ढांचा एक ही है। एक हड्डी जो कंधे या कूल्हे से जुड़ती है। हाँ। फिर उसके बाद 2 हड्डियां, ठीक। फिर कलाई या टखने की छोटी हड्डियां, और फिर उंगलियां या पंजे। एक ही कॉमन डिजाइन। लेकिन मछली के पंख तो एकदम अलग दिखते हैं। ये कनेक्शन कैसे समझ आया? वो थोड़ा मुश्किल था शुरू में, पर फिर जीवाश्म काम आए। फिर से जीवाश्म? हाँ, जैसे यूस्थीनोप्टेरान नाम का एक और पुराना जीवाश्म है। उसके पंखों में भी अंदर गहराई में वो 1 हड्डी 2 हड्डी वाला पैटर्न था, कमजोर सा पर था। अच्छा। फिर जब टिकटैलिक मिला, जिसकी कलाई जैसी हड्डियां थीं और जो शायद जमीन पर पुशअप जैसा कुछ कर पाता था। पुशअप मछली? हाँ, मतलब अपने पंखों के सहारे शरीर को उठा सकता था। तो ये कनेक्शन और पक्का हो गया। हमारी कोहनी का मुड़ना, कलाई का घूमना, ये सब उन्हीं पुरानी मछलियों से जुड़ा है। ये हड्डियों का ढांचा तो समझ आया, बड़ा दिलचस्प है। पर ये बनता कैसे? मतलब माँ के पेट में जब बच्चा बन रहा होता है, हाँ। तो हाथ या पैर उगना कैसे शुरू होता है? शरीर की हर कोशिका में तो डीएनए एक ही है ना? हाँ। फिर कैसे कोई कोशिका हाथ बनाती है, कोई पैर? हाँ, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब है जेनेटिक स्विच में। स्विच? हाँ, जैसे बिजली का स्विच होता है ना, ऑन ऑफ। हाँ। वैसे सोचो, डीएनए एक बहुत बड़ी रेसिपी बुक है। हर कोशिका में पूरी बुक है। ठीक है। पर हर कोशिका अपनी जरूरत के हिसाब से सिर्फ कुछ खास रेसिपी यानी जीन को ऑन करती है, बाकियों को ऑफ रखती है। अच्छा। तो हाथ पैर जैसे अंग तब बनते हैं जब भ्रूण के विकास में, खासकर 3 से 8वें हफ्ते में, सही टाइम पर, सही जगह पर, सही जीन ऑन या ऑफ होते हैं। तो मतलब कुछ खास जीन हैं जो ये तय करते हैं कि मान लो अंगूठा कहाँ बनेगा और छोटी उंगली का? बिल्कुल सही। वैज्ञानिकों ने मुर्गी के चूजों पर एक्सपेरिमेंट किए थे। हाँ? उन्होंने भ्रूण में ऊतक का एक छोटा सा हिस्सा खोजा, उसे कहते हैं जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी या ZPA। ZPA? हाँ, अगर इस ZPA को उठाकर भ्रूण में किसी दूसरी जगह लगा दें तो वहां भी उंगलियां बनने लगती थी, जैसे आईने में दिखता है वैसे। अरे? बाद में पता चला कि एक खास जीन है, सोनिक हेजहॉग नाम का। सोनिक हेजहॉग, ये कैसा नाम है? हाँ, मजेदार है। यही जीन ZPA में मेन काम करता है। यही सिग्नल भेजता है कि हाथ का कौन सा हिस्सा अंगूठा बनेगा और कौन सा छोटी उंगली। पैटर्न बनाता है ये। गजब है। तो ये सोनिक हेजहॉग जीन सिर्फ हम में या मुर्गियों में ही होता है? नहीं, यही तो कहानी और दिलचस्प हो जाती है। कैसे? रैंडी डान और उनकी टीम ने शार्क और स्केट्स पर काम किया। स्केट्स शार्क की रिश्तेदार होती हैं। हाँ। उन्होंने देखा कि यही सोनिक हेजहॉग जीन शार्क और स्केट के पंखों के विकास को भी वैसे ही कंट्रोल करता है जैसे हमारे हाथ पैरों को। क्या आप बात कर रही हैं? शार्क के पंखों को भी? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने चूहे से सोनिक हेजहॉग प्रोटीन निकाला और उसे स्केट के भ्रूण में डाला। और उसने स्केट के पंख के विकास पर असर डाला। मतलब चूहे का प्रोटीन शार्क के रिश्तेदार के पंख पर काम कर गया? बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि हाथ, पैर, पंख, इन सबको बनाने वाले जो जेनेटिक औजार हैं वो बहुत बहुत पुराने हैं, करोड़ों साल पुराने। और हम सब इंसान, मुर्गी, शार्क, चूहे, हम सब एक तरह से उन्हीं औजारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक समझे। हमारे हाथ की बनावट में, हमारी उंगलियों के डिजाइन में उन पुरानी मछलियों और जीवों की गहरी छाप है। शरीर बनाने की जो बुनियादी नियम है, ये इतने पुराने और इतने कॉमन है कि आज भी अलग अलग जीवों में एक जैसे काम कर रहे हैं। तो मतलब अगली बार जब हम अपने हाथ को देखेंगे तो हम सिर्फ अपना हाथ नहीं बल्कि करोड़ों साल का एवोल्यूशन देख रहे होंगे, मछलियों से शुरू हुआ सफर। बिल्कुल। और ये सोचना भी कितना रोमांचक है कि ये जो हमारी साझा जेनेटिक विरासत है, ये हमारे बारे में और क्या क्या राज खोल सकती है। शायद ऐसी बातें जिनका हमें अभी कोई अंदाजा भी नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं दांतों से। ये सिर्फ चबाने के लिए तो है नहीं, सही कहा ना? ये किसी जानवर के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। बिल्कुल, दांतों की बनावट से ही पता चल जाता है कि जानवर क्या खाता था, शाकाहारी या मांसाहारी। और क्योंकि ये बहुत सख्त होते हैं ना,
हाइड्रोक्सी एपेटाइट नाम का एक मिनरल होता है इनमें, हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत। तो जीवाश्मों में अक्सर यही सबसे अच्छे से मिलते हैं। अच्छा, तो मतलब पुराने जमाने के जानवरों को समझने के लिए बहुत जरूरी हुआ है। मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ शुरुआती स्तनधारी जैसे जीव थे करीब 20 करोड़ साल पहले, मॉर्गनयूडॉन शायद। हाँ हाँ, मॉर्गनयूडॉन। उनके दांत आजकल के स्तनधारियों जैसे थे, मतलब ऊपर नीचे के दांत एकदम फिट होके चबाते थे। क्या वो पहले थे जो ऐसे ठीक से चबा पाते थे? हाँ, उनमें ये सटीक चबाना शुरू हो गया था कह सकते हैं, पर ये एकदम से नहीं हुआ। उनसे भी पहले कुछ सरीसृप थे, ट्राइथेलिडॉन्स जैसे। ट्राइथेलिडॉन्स? हाँ, उनके दांत थोड़े कैंची की तरह काम करते थे। वो एक तरह से स्तनधारी जैसे चबाने की बिल्कुल शुरुआत थी। आप कह सकते हैं कि वो सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी जैसे थे। और सबसे पुराने दांत, मैंने सुना वो तो किसी कोनोडोंट नाम के बिना जबड़े वाले जीव के थे। हाँ, कोनोडॉन्ट्स। और कमाल की बात यह है कि करीब 150 साल तक तो किसी को पता ही नहीं था कि वो दांत हैं। सच में? और वो भी सुना था कि कुछ बहुत पुरानी मछलियां थीं, ऑस्ट्राकोडर्म्स, उनके सिर पर जो कवच था वो असल में हजारों छोटे छोटे दांतों के जुड़ने से बना था। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि दांत बनाने की जो प्रक्रिया है ना, मतलब त्वचा की दो परतों के बीच जो बातचीत होती है, वो कितनी बुनियादी है। शुरू में काटने के लिए दांत बने, पर फिर शरीर ने उसी रेसिपी का इस्तेमाल कवच बनाने, बाल, पंख, यहाँ तक कि ग्रंथियां बनाने के लिए भी कर लिया। वाह, मतलब एक ही तरीका और कितने अलग अलग काम। दांतों का कनेक्शन बालों और पंखों से भी है, कमाल है। अच्छा, अब जरा सिर की तरफ आते हैं। हमारे सिर में जो नसें हैं, खासकर वो ट्राइजेमिनल और फेशियल नसें, बड़े अजीब रास्तों से जाती हैं। ये इतनी उलझी हुई सी क्यों लगती हैं? हाँ, उनका रास्ता थोड़ा घुमावदार लगता है, सही कहा। इसका जवाब मिलता है भ्रूण के विकास में। जब हम बन रहे होते हैं ना, बिल्कुल शुरू में गले के पास 4 उभार जैसे बनते हैं, उन्हें आर्च कहते हैं। आर्च? अच्छा, हाँ। तो जो पहला आर्च है वो हमारा जबड़ा बनाता है और कान की 2 हड्डियां। दूसरा आर्च चेहरे के हाव भाव वाली मांसपेशियां बनाता है और कान की एक और हड्डी जिसे स्टेपीज कहते हैं। तीसरा और चौथा गले के हिस्से बनाते हैं। तो ये नसों के टेढ़े मेढ़े रास्ते असल में भ्रूण के उस शुरुआती सरल डिजाइन का नतीजा है? मतलब पहली आर्च वाली नस, वो ट्राइजेमिनल, वो पहले आर्च वाली चीजों को ही सप्लाई करती है, और दूसरी वाली फेशियल, वो दूसरे आर्च वाली चीजों को। बिल्कुल सही। नसें बस अपने अपने आर्च के साथ ही बढ़ती जाती हैं, चाहे वो हिस्से बाद में कहीं भी पहुंच जाएं। क्या ये शार्क जैसी मछलियों में भी ऐसा ही होता है? हाँ, शार्क में भी वही आर्च होते हैं, पर उनमें वो या तो गलफड़ों को सहारा देते हैं या फिर जबड़े का हिस्सा बनते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? क्या? जो हड्डी शार्क में जबड़े को खोपड़ी से जोड़ने में मदद करती है, वही हड्डी हम इंसानों में कान के अंदर की एक बहुत छोटी हड्डी बन गई है, स्टीपीज। और एक दूसरी जबड़े की हड्डी वो हमें निगलने में मदद करने वाली हायोइड हड्डी बन गई है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब शार्क के जबड़े का हिस्सा वो हमारे कान के अंदर है? सच में? ये तो अविश्वसनीय लगता है। हाँ जी, बिल्कुल। और इन आर्चेस को कंट्रोल करने वाले जीन भी हैं, जैसे हॉक्स जीन। वो बहुत पुराने हैं और शार्क से लेकर हम तक सब में पाए जाते हैं। ये दिखाता है कि हम सब कितने गहरे जुड़े हुए हैं विकास के रास्ते पर। कमाल है। अच्छा, सिर्फ सिर ही नहीं, हमारे पूरे शरीर का भी तो एक बेसिक प्लान होता है ना, मतलब आगे पीछे, ऊपर नीचे, दायां बायां, ये सब कैसे तय होता है? हाँ, ये भी भ्रूण के विकास के बिल्कुल शुरुआती दौर में ही तय हो जाता है। जब अंडा फर्टिलाइज होता है तो पहले वो कोशिकाओं की एक गेंद जैसा बनता है, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट, हाँ। फिर वो एक डिस्क जैसा बन जाता है जिसमें 3 खास परतें होती हैं, जर्म लेयर्स कहते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। 3 परतें? हाँ, और हमारे शरीर का हर एक अंग इन्हीं 3 परतों से बनता है। जैसे बाहर वाली परत एक्टोडर्म, उससे त्वचा और नसें बनती हैं, अंदर वाली एंडोडर्म, उससे पाचन तंत्र वगैरह, और बीच वाली मेसोडर्म, उससे मांसपेशियां, हड्डियां, ये सब। लेकिन इस पूरी योजना को मतलब कौन बताता है कि कौन सी चीज कहाँ बननी है? कोई मास्टर कंट्रोलर टाइप का कुछ होता है? हाँ, होता है। हिल्डे मैन्सगोल्ड और हांस पेमन ने कुछ बहुत मशहूर प्रयोग किए थे। उनसे पता चला कि भ्रूण में एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है जिसे ऑर्गेनाइजर कहते हैं। ऑर्गेनाइजर? हाँ, ये किसी मास्टर आर्किटेक्ट की तरह काम करता है। ये बाकी कोशिकाओं को सिग्नल भेजकर बताता है कि भाई यहाँ सिर बनाना है, उधर पूंछ, और बाकी शरीर ऐसे बनेगा। अगर आप इस ऑर्गेनाइजर को निकालकर किसी दूसरे भ्रूण में कहीं और लगा दें तो पता है क्या होगा? क्या? वहाँ एक और शरीर बनने लगेगा, जुड़वा जैसा। अरे वाह, ये तो जबरदस्त है। एक छोटा सा हिस्सा पूरे शरीर का नक्शा बना सकता है। हाँ, और इस ऑर्गेनाइजर और पूरी बॉडी प्लान को कंट्रोल करने वाले मास्टर जीन होते हैं, जैसे वही हॉक्स जीन जिनका जिक्र हमने पहले किया था। अच्छा, वही हॉक्स चेन? हाँ, वही। ये जीन शरीर के अलग अलग हिस्सों को उनकी पहचान देते हैं कि तुम सिर हो, तुम धड़ हो, तुम हाथ पैर हो। और ये जीन सिर्फ हम में नहीं है, मक्खी से लेकर इंसान तक सब में इन जीनों के अलग अलग संस्करण शरीर का ढांचा तय करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर बनाने का ये जो तरीका है, ये जो नुस्खा है, ये बहुत ही ज्यादा पुराना है। मक्खी और इंसान के शरीर बनाने के तरीके में सच में कुछ समानता है। बहुत ज्यादा पुरानी, आप सोच भी नहीं सकती कितना। समुद्री एनीमन देखें, वो जो समुद्र में पौधे जैसे लगते हैं। हाँ हाँ, देखें। उन जैसे सरल जीवों में भी हमारे शरीर की योजना बनाने वाले जीनों के बहुत पुराने आदिम संस्करण मिलते हैं। एनीमोन में भी? हाँ, जैसे एक जीन है नॉगिन। ये हमारे शरीर में ये तय करने में मदद करता है कि पीठ किस तरफ बनेगी। इसका एक मिलता जुलता रूप एनीमोन में भी होता है। और अगर आप एनीमोन वाले नॉगिन जीन को मेंढक के भ्रूण में डाल दें तो उस मेंढक में पीठ की तरफ अतिरिक्त संरचनाएं बनने लगती हैं। कमाल है, एनीमोन का जीन मेंढक में काम कर रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि जिंदगी के इतने अलग अलग रूप होने के बावजूद शरीर बनाने का जो बुनियादी आणविक तरीका है, जो मॉलिक्यूलर तरीका है, वो लाखों करोड़ों सालों से आश्चर्यजनक रूप से वैसा का वैसा ही चला रहा है, संरक्षित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और आज हम यही देखेंगे कि कैसे वो साधारण सी कोशिकाएं, एकदम बेसिक सेल्स मिलकर इतना पेचीदा शरीर बनाती हैं। हमारी इंद्रियां, जैसे सूंघना, देखना, सुनना, ये सब कैसे बनी, और ये जो पूरी पुरानी विरासत है वो आज हमारी सेहत को कैसे छूती है। हाँ, ये समझना तो वाकई दिलचस्प है कि भाई हम बने कैसे और दूसरे जीवों से कितने मिलते जुलते हैं। तो पहली बात, ये शरीर बनता कैसे? मतलब कोई मिस्त्री तो है नहीं जो ईंटें जोड़ रहा हो।
ये तो ऐसा है जैसे पता नहीं ईंटें खुद ही जुड़कर घर बना ले। सारी जानकारी तो कोशिका के अंदर ही है। हाँ, और इसके लिए ना कोशिकाओं को एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, टीम वर्क करना पड़ता है, उन्हें चिपकना पड़ता है। समझिए जैसे कोई मॉलिक्यूलर गोंद हो या रिवेट्स हो, फिर आपस में बात करनी होती है, सिग्नल भेजने होते हैं। अच्छा, और फिर अलग अलग अंग बनाने के लिए खास चीजें बनानी पड़ती हैं, जैसे कोलाजन जो ढांचा बनाता है, या फिर गद्दी देने वाले प्रोटियोग्लाइकन जैसे पदार्थ। पर सबसे हैरत की बात, ये जो आपने कहा ना औजार, चिपकने वाले, बात करने वाले अणु, हाँ, ये जटिल शरीर बनने से पहले से थे। मतलब जब जीवन सिर्फ एक कोशिका वाला था तब भी? हाँ बिल्कुल, ये बुनियादी चीजें पहले से मौजूद थी। शायद जटिल शरीर तभी बन पाए जब शिकारी जानवरों का दबाव बढ़ा, खतरा बढ़ा। अच्छा, मतलब बचाव के लिए। हाँ, और साथ ही धरती के माहौल में ऑक्सीजन भी ज्यादा भी। तब इन पुराने औजारों का इस्तेमाल करके बड़े मल्टी सेलुलर जीव बन सके। कमाल है। अच्छा, तो ये तो हुई शरीर बनने की बात। अब जरा इंद्रियों पर आते हैं, जैसे सूंघने की शक्ति, हाँ, गंध, हवा में छोटे छोटे कण होते हैं, वो नाक में जाते हैं, और फिर वो नाक के अंदर जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उन पर किसी ताले में चाबी की तरफ फिट हो जाते हैं। इससे दिमाग पर सिग्नल जाता है, क्या ये वाली गंध। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारे जीनोम का, मतलब हमारे जेनेटिक कोड का करीब 3% हिस्सा सिर्फ गंध पहचानने वाले जीनों के लिए है। 3%? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा हुआ। हाँ, और समय के साथ इन जीनों की संख्या बढ़ी, लेकिन इंसानों में एक और चीज हुई। क्या? जब हमारी रंगों को देखने की क्षमता, कलर विजन बेहतर हुई, तो सैकड़ों गंध वाले जीन धीरे धीरे बेकार हो गए, बंद हो गए। अच्छा, मतलब एक चीज बेहतर हुई तो दूसरी थोड़ी कम हो गई। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि ये विकास का एक लेन देन था। और आंखें, ये कैसे काम करती हैं? कैमरे की तरह? हाँ, काफी हद तक। रोशनी पहले कॉर्निया और लेंस से गुजरती है, फिर पीछे रेटिना पर पड़ती है, और रेटिना में एक खास अणु होता है, ऑप्सिन, जो रोशनी को पकड़ता है। ऑप्सिन? हाँ, और ये ऑप्सिन इतना पुराना है कि ये बैक्टीरिया से लेकर हम इंसानों तक लगभग सब में पाया जाता है। सब में? बैक्टीरिया में भी? हाँ, और एक और चीज है, आंखों के विकास को कंट्रोल करने वाला एक मास्टर स्विच जीन है, PAX6। ये जीन मक्खी, चूहे, इंसान सब में इतना एक जैसा है कि अगर आप चूहे का PAX6 जीन मक्खी में डाल दें तो वो मक्खी में आग बनवा सकता है। अरे वाह, इससे पता चलता है कि आंखें बनाने का जो बेसिक प्लान है वो कितना पुराना है। बिल्कुल। अच्छा, सुनने की बात करते हैं। हमारे कान के अंदर वो छोटी छोटी हड्डियां होती है ना, 3। हाँ, मैलियस, इंकस और स्टेपीज, ये हम स्तनधारियों यानी मैमल्स की खासियत है। और इनके बारे में भी कुछ ऐसे ही है, मतलब पुराना कनेक्शन? हाँ, इनमें से 2 हड्डियां, मैलियस और इंकस, असल में जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले जीव, उनके जबड़े की हड्डियों से बनी है। जबड़े की हड्डियों से कान की हड्डियां? हाँ, ये धीरे धीरे कान में चली गई और छोटी होती गई, सुनने में मदद करने के लिए। और तीसरी वाली स्टेपीज, वो उस हड्डी से बनी है जो मछलियों में जबड़े को सहारा देती थी। हायोमैंडुबुला। अच्छा, ये बदलाव तब हुआ जब जीव पानी से जमीन पर आए, तो कान का ये सिस्टम भी हमारे जलीय पूर्वजों की देन है। और जो बैलेंस वाला सिस्टम है कान में? हाँ, संतुलन और गति महसूस करने वाला सिस्टम, वो भी मछलियों के लैटरल लाइन सिस्टम से जुड़ा है, जिससे वो पानी का बहाव महसूस करती हैं। कमाल है, मतलब हमारे अंदर मछली, रेप्टाइल सबके हिस्से हैं। बिल्कुल। तो ये जो सारा इतिहास है, ये सिर्फ जानने के लिए ही नहीं है, इसका हमारी सेहत पर भी असर पड़ता है। हाँ, सीधा असर पड़ता है। देखिए, हमारा शरीर मूल रूप से किसके लिए बना था? भाग दौड़, शिकार, भोजन इकट्ठा करना, एक्टिव लाइफस्टाइल। बिल्कुल, एक शिकारी संग्राहक जीवन शैली के लिए। लेकिन आज क्या है? आज तो आराम की जिंदगी है, कुर्सी पर बैठे रहना, गाड़ी में घूमना, और खाना वो तो आसानी से मिल जाता है, खूब कैलोरी वाला। हाँ, और यही दिक्कत है, ये आज की सुस्त जीवन शैली और आसानी से मिलने वाला हाई कैलोरी खाना हमारे उस पुराने डिजाइन से मेल नहीं खाता। इसीलिए मोटापा, दिल की बीमारियां, डायबिटीज जैसी चीजें इतनी आम हो गई हैं। बिल्कुल, इसे किफायती जीनोटाइप वाली सोच से समझ सकते हैं। मतलब शरीर ऊर्जा बचाने के लिए बना था, क्योंकि पहले खाना मिलना मुश्किल था, और अब जब खाना आसानी से मिलता है तो वही ऊर्जा बचाने की आदत मुसीबत बन गई है। सही कहा, वो फायदेमंद चीज अब नुकसानदायक हो गई है। और भी दिक्कतें हैं शायद, जैसे हमारा बोलना। हाँ, बोलने की क्षमता की भी कीमत है, जैसे सोते समय सांस का रुक जाना, स्लीप एपनिया, या कभी कभी खाना अटक जाना। हाँ, वो क्यों? क्योंकि सांस लेने और खाना निगलने का रास्ता गले में एक ही है, ये डिजाइन की एक कमी कह सकते हैं। और घुटनों की चोटें, वो भी शायद इसी वजह से। हाँ, क्योंकि हमारा ढांचा मूल रूप से 4 पैरों पर चलने वाले जानवर का था, उसे 2 पैरों पर चलने के लिए बदला गया, तो घुटनों पर ज्यादा जोर पड़ता है। तो कुल मिलाकर हमारा शरीर तो एक अजूबा है ना? बिल्कुल, ये कोशिकाओं के आपसी सहयोग, इंद्रियों के कमाल के विकास और अरबों साल के सफर का नतीजा है। हाँ, और इसमें मछलियों की, कीड़ों की, यहाँ तक कि बैक्टीरिया की भी झलक है। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि हम सब जीवन के इस विशाल पेड़ का एक हिस्सा है। हमारा अतीत आज भी हमारे साथ है, हमारी सेहत में, हमारी कमजोरियों में, सब में झलकता है। बिल्कुल। तो उम्मीद है श्रोताओं को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। हमें जरूर बताइएगा कि ये चर्चा कैसी लगी और हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत जरूरी है।